अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। जुलाई में पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया था और IMF के साथ जब एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो उसके बाद एक फॉर्मेलिटी समझी जाती है। जो IMF का एग्जेक्टिव बोर्ड है वो बाकायदा तौर पर उसकी मंजूरी देता है। तवक्को ये की जा रही थी कि इस महीने के आखिर तक वो जो IMF का एग्जेक्टिव बोर्ड है वो बाकायदा तौर पर मंजूरी दे देगा और फिर जो पहली किस्त है $7 अरब का जो प्रोग्राम है उसकी पाकिस्तान को मिल जाएगी। लेकिन अब उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि कम से कम इस महीने तो IMF का जो एग्जेक्टिव बोर्ड है उसका इजलास तो गालिबन हो रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एजेंडे पर नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि जो IMF के साथ पाकिस्तान का प्रोग्राम है वो थोड़ा सा एक शेकी लग रहा है, खटाई में पड़ गया है? ये क्या वजह है? क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी जो कड़ी शराइत थी IMF की वो मानी थी, लेकिन उसके बावजूद अगर IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास नहीं हो रहा तो इसकी क्या वजह है? तो शहबाज, आमतौर पर जो एक मुहावरा कहा जाता है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया था तो हाथी निकल गया बस दुम रह गई है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग को आमतौर पर यही कहा जाता है कि अब तो एक फॉर्मेलिटी है, असल काम तो जो स्टाफ लेवल पर जो निगोशिएशंस होती हैं, जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो होता है। तो जो तवक्को की जा रही थी कि पहले इस महीने के आखिर में ही ये फॉर्मेलिटी है पूरा हो जाएगा, अब हुकूमत जो है वो खुद कह रही है कि नहीं जी, मामला सितंबर तक लटक गया है। तो वजह क्या है? क्योंकि हमने तो जितनी कड़वी गोलियां लेनी थी वो ले ली हैं, क्या और भी कुछ कड़वी गोलियां हमें लेनी पड़ेंगी? हमें क्या कामरान, इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो यही है कि IMF ने जो पाकिस्तान का प्रोग्राम अप्रूव करने के लिए टेंटेटिवली इसको एजेंडे पे 30 अगस्त को रखा था, वो उन्होंने इनडेफिनेटली मुलतवी कर दिया है। और अनलाइक पास, जिस तरह आपने कहा कि हाथी गुजर गया, सिर्फ दुम बाकी रह गई है। जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है, 12 जुलाई को स्टाफ लेवल का मुआहदा हुआ था पाकिस्तान का और IMF का, और हमारी जो IMF से बैकग्राउंड में डिस्कशन हुई थी, उन्होंने कहा था कि नॉर्मली 4 से 6 हफ्ते जो लगते हैं बोर्ड के इजलास के होने में, उसी पीरियड के अंदर ये हो जाएगा। बट इट वाज अ सेटबैक फॉर द गवर्नमेंट, और ख़ास तौर पर इनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल खड़ा हुआ, क्योंकि एक ऑन द रिकॉर्ड बार बार ये एश्योरेंस दी गई कि 30 अगस्त से पहले या 30 अगस्त तक, ये जो डेट तो उन्होंने नहीं ली, तो एंड ऑफ अगस्त कहते थे कि एंड ऑफ अगस्त तक पाकिस्तान का ये जो प्रोग्राम IMF मंजूर कर देगा, उसके बाद चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। हुकूमत ये जो अश्योरेंसेस दे रही थी वो इस बेस के ऊपर दे रही थी कि उनकी जो बात थी मुख्तलिफ ममालिक के साथ वो चल रही थी, और ये क्यों चल रही थी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये क्यों जो दुम है इस दफ़ा फंस गई और नहीं निकल सकी। अनलाइक पास्ट, इस दफ़ा जो बोर्ड को केस सर्कुलेट हुआ पाकिस्तान का $7 अरब कर्ज की मंजूरी का, वो मशरूत था, और शर्त उसके अंदर ये थी कि पाकिस्तान को जो उसने कर्जे लिए हुए चीन से, सऊदी अरेबिया से और मुत्तहदा अरब अमारात से, उसको उसने 3 साल तक उसकी तोसी करवानी है, वापस नहीं करने। इसके अलावा कोई $2 अरब का एक गैप है फाइनेंसिंग का, रोल ओवर्स होने के बाद भी वो $2 अरब नया इन्होंने अरेंज करना है। तो ये वो सारी कहानी थी। 30 अगस्त तक जो पाकिस्तान है वो ना तो $2 अरब का अरेंज कर सका, ना ही जो उसने $12 अरब कैश डिपॉजिट्स और $4 अरब इसके अलावा जो है वो फॉरेन कमर्शियल बैंक्स के जो लोन्स थे, ना उसका जो रोल ओवर है वो सिक्योर कर सके। तो यही वजह है कि हम वो शर्त मीट नहीं कर सके। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूँ बिफोर यू पुट अ क्वेश्चन। मुझे ये जो इत्तला मिली थी तकरीबन 4 अगस्त को मिली थी कि पाकिस्तान का जो केस है वो IMF ने मुलतवी कर दिया है। तो इत्तफाकन उसके 2 दिन बाद मेरी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात हुई एक जगह पे, उसमें और भी जर्नलिस्ट थे, तो मैंने उनसे ये पूछा कि मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका जो केस है वो सितंबर तक जो है वो मुलतवी हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा केस मुलतवी नहीं हुआ, केस हमारा जो अभी भी है एजेंडा के ऊपर है, और हमारा एंड ऑफ अगस्त, मैं आपको कहते हैं ऑन द रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मंजूर हो जाएगा। तो जब हमने दोबारा उनसे पूछा कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो क्यों मीट नहीं हुई, उन्होंने कहा जी हमारा ये ख्याल था कि जिन दोस्त ममालिक से हमारी बात चल रही है वो जो कमिटमेंट्स हैं वो दे देंगे, बट वो पूरी कमिटमेंट्स नहीं आई, तो इसलिए ये नहीं हुआ। और इसी पॉइंट पर मैं ये कह रहा था, क्योंकि वज़ीर ख़जाना की तरफ से ग़ालिबन एक स्टेटमेंट सामने आया भी था, और जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था तो उन्होंने ये कहा भी था कि जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने ये कमिटमेंट दे दी है और अब कोई उसमें रुकावट नहीं है। दूसरा आपने जो जिक्र किया कि ऑब्वियसली जो स्टाफ लेवल में बाकी जो हमने इकदाम उठाने थे वो उठाए भी, और आगे जो उठाने हैं वो हमने कमिट किया है। ये जो अब एक नई शर्त आम तौर पर, इससे पहले भी जो IMF का जो हमने प्रोग्राम किए हैं उसमें हम डिस्कस करते रहे हैं कि एट टाइम्स जो हमारे यूजुअल जो दोस्त हैं, हमारे UAE है, सऊदी अरब है, चाइना है,
उसको IMF ने तो इवन के पाबंद भी किया कि वो पर्सनल जाकर के एश्योरेंस दी कि एक तो हम इनको कर्जा दे रहे हैं, जो बाकी पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स है ये हम पूरी करेंगे। तो ये तो अब एक यूजुअल टेम्पलेट बन गया है। अगर हमें पता था कि सिर्फ IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने से मामला हल नहीं होगा, जो बाकी लवाजमात हैं वो पूरे करने होंगे, तो आई एम श्योर एफर्ट तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट सिफारती सतह पर कर रही होगी और अभी भी कर रहे होंगे। तो क्या दूसरी तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब हमें सामने नहीं आ रहा, उनकी रिजर्वेशंस हैं क्या? कामरान, चीन वज़ीर ख़ज़ाना खुद गए थे और वहाँ पे जाकर उन्होंने 3 साल की रोल ओवर की बात की। इसके अलावा जो एनर्जी डेट है उसको उन्होंने एक्सटेंशन की बात की। तो जो मेरे ज़राए बता रहे हैं उन्होंने कहा कि जब वज़ीर ख़ज़ाना ने ये बात की कि 3 साल के लिए इसको रोल ओवर कर दें, तो चाइनीज़ ने आगे से एक सवाल पूछा कि 3 साल बाद क्या होगा। ये मैं ज़राए से बात बता रहा हूँ आपको, तो जिसका गालिबन वही उस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर के पास उन्होंने कोशिश तो आप डेफिनेटली की होगी तसल्ली देने की, बट नहीं दे सके। इसके अलावा जो एक और इसमें कामरान जो इशू आ रहा है वो चीन को जिस तरीके से हम एम्बैरेस कर रहे हैं, चीन को हम अच्छा खासा एम्बैरेस कर रहे हैं। ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स वाली कहानी डाली गई है अचानक, और कुछ लोग कहीं से निकल आए और उन्होंने आके इस पे शोर डालना शुरू कर दिया। हम भी कहते हैं कि चीज़ें ठीक नहीं हुई, बट उसको करने का एक तरीकेकार होता है। आप अपने दोस्तों को एम्बैरेस नहीं करते। दूसरी तरफ से स्टेट डिपार्टमेंट का एक प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर कि अपने आप को वो चाइना से डिस्टेंस करे, वो चीज़ अपनी जगह पे है। तो और फिर इन सारे हालात के अंदर हम चीन से मांग क्या रहे हैं वो देखिए। $4 अरब का कैश डिपॉजिट, उसका रोल ओवर हम चीन से मांग रहे हैं। $4 अरब के फॉरेन कमर्शियल बैंक्स के जो लोन है चाइनीज बैंक्स के, उसका रोल ओवर मांग रहे हैं। एक और है जो लोगों को पता नहीं है, $4.2 अरब की ट्रेड फाइनेंस फैसिलिटी ली हुई है, वो उसका रोल ओवर हम चाइना से मांग रहे हैं। ये कितना हो गया? $12 अरब तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ और जो एनर्जी वाले हैं इससे हटकर है। बट चूंकि यहाँ पे नाज़रीन को बड़ी खबर बताते जाए, $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप फिर भी है। अगर चीन, सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं वो पाकिस्तान का कर्जा कम से कम 1 साल के लिए रोल ओवर भी कर दें। तो खबर हम आपको यहाँ ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक दफा फिर इमरजेंसी में सऊदी अरब से दरखास्त की है कि पाकिस्तान को $1.2 अरब का एक नया कर्जा दिया जाए। और ये जो नया कर्ज होगा ये उस सूरत में होगा जो ऑयल फाइनेंसिंग फैसिलिटी है उसमें वो कर्ज पाकिस्तान की कोशिश है कि मिल जाए कि हर महीने $100 मिलियन का तेल पाकिस्तान सऊदी अरब से खरीदेगा और उसकी पेमेंट फौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान नहीं करेगी, सऊदी गवर्नमेंट करेगी। और उसके बाद ये 1 साल की फैसिलिटी $1.2 बिलियन की। तो जो $2 अरब का जो गैप है उसमें से $1.2 बिलियन की पाकिस्तान की कोशिश है कि किसी तरीके से फौरी तौर पर सऊदी अरब इस पे कमिटमेंट दे दे। इस हवाले से वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की चंद दिन पहले जो सऊदी वजीर खजाना है मोहम्मद अल जदान, उनसे भी टेलीफोनिक बात हुई है। उन्होंने एश्योरेंसेस तो जो जराए बता रहे हैं वो दी है, लेकिन हतमी तौर पर जो उसकी फॉर्मल कॉन्फर्मेशन है वो पाकिस्तान को नहीं मिली। ये फैसिलिटी माजी में भी पाकिस्तान ने ली थी, लेकिन ये इस साल दिसंबर बल्कि अक्टूबर 2023 में ये एक्सपायर हो गई। $1.2 बिलियन की ही फैसिलिटी थी। सऊदीज ने प्रीमेच्योरली उसको $600 मिलियन पे टर्मिनेट कर दिया। जो मुआहिदा था उसके खत्म होने में 2 माह पहले ही कर दिया। अब पाकिस्तान की दोबारा दरखास्त पाकिस्तान कर रहा है कि ये पैसे मिल जाए। इसके अलावा जो बाकी $800 मिलियन का एक और गैप रह जाता है, तो हुकूमत पाकिस्तान इस कोशिश कर रही है कि जो गल्फ बैंक्स हैं, अल मशरक बैंक है, दुबई इस्लामिक बैंक है, वहां से तकरीबन $800 मिलियन का कमर्शियल लोन मिल जाए। तो इस तरीके से पाकिस्तान की कामरान ये कोशिश है कि $2 अरब का जो गैप है वो किसी तरीके से पूरा हो जाए। बट यहाँ पे एक सवाल रेज होता है, हम अब चाइनीज की और ये सारी बात कर रहे हैं जिसका आपसे भी रिलेटेड चीज है कि पाकिस्तान ने हर वो काम किया जिससे अमेरिका खुश हो, पाकिस्तान ने हर वो काम किया जिससे IMF खुश हो। उसके बावजूद जो है पाकिस्तान को वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं हो रहे इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जो उसकी ख्वाहिश थी। चाइनीज को हम नाराज कर रहे हैं, ऑल्दो कभी मैंने बोला कि $12 अरब की तो हमें फौरी तौर पर उनसे मदद चाहिए, हम उनके पास भी चाहते हैं, एनर्जी डेट की रिस्केजुलिंग भी चाहते हैं। तो ये जो एक फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट आता है जब पाकिस्तान IMF के करीब जाता है, ये बीजिंग से दूर होता है, वाशिंगटन के करीब होता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं मिलता। तो लगता है कि आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत पाकिस्तान को अभी शायद सबक नहीं मिला कि वाशिंगटन के लिए पाकिस्तान एक ट्रांजैक्शनल केस है। ये नहीं हो सकता कि आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाए और आपको वो फुली बैक भी करें। उसमें जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना कि जब आप इकोनॉमिकली इतने डिपेंडेंट हों, क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं ऑब्वियसली अपने दोस्त ममालिक के ऊपर भी, आपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी मदद लेनी है। तो उस सूरत में फिर जो हम, हालांकि आप जो पाकिस्तान के करता धरता हैं, फैसला साज हैं, दफ्तर खारजा में बात करें तो उनकी पोजीशन तो यही है कि हम तमाम जो बड़ी ताकतें हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। लेकिन जब आपके हाथ इस तरीके से बंधे हों, जब आप इस तरीके से दूसरों के ऊपर
डिपेंड कर रहे हों, तो फिर उस तरीके से जैसे वो कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वो मेंटेन करना फिर मुश्किल होता है। कि जाहिर है अगर IMF से आपने प्रोग्राम लेना है तो कहीं ना कहीं हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, उसमें इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है, अपने ऑब्जेक्टिव्स भी जो बड़े ममालिक हैं वो सेटल करते हैं। तो ये कसूर तो हमारा अपना है, हम इस हालत में पहुंचे क्यों हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऑब्वियसली अभी तक तो चले जो पाकिस्तान की आवाम ने, हर शोबे ने कड़वी गोली ली इस खातिर के चलें 1800 अरब रुपए के टैक्स दिए, 51% तक बिजली की जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस थिंग के अगर मईशत फिलहाल ग्रो नहीं कर रही तो स्टेबिलिटी रहे, कम अज कम पाकिस्तान डिफॉल्ट ना करे। अब क्या इस सिचुएशन के ऊपर गवर्नमेंट को पैनिक करना चाहिए कि अगर लेट्स से कि सितंबर में या थोड़ा आगे भी चला जाता है, या अभी स्टिल हमारे पास इतना कुशन है कि वी कैन बाय सर्टेन टाइम, अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है? नहीं, हमें बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। 9.3 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं, कोई बड़ी पेमेंट अभी फौरी नहीं आ रही। सऊदी अरब का 3 अरब डॉलर हमने वापस करना है दिसंबर में। अगर फॉर एग्जांपल अगर सऊदी अरब लोन उसको मेच्योरिटी पे रिसीव कर लेता है और एक्सटेंड नहीं करता, रोल ओवर नहीं करता, तो हम पैसे देने की पोजीशन में लेकिन तकलीफ में आ जाएंगे। तो अगर सितंबर में इवन के 30 सितंबर तक भी पाकिस्तान का जो लोन प्रोग्राम IMF अप्रूव कर देता है, हमें उसमें तकलीफ नहीं है। अगर अक्टूबर में भी चला जाता है, ऑल्दो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने वंस अगेन कहा है कि नहीं सितंबर में ये हो जाएगा, और मेरे पास जो अपनी इतलात आ रही हैं वाशिंगटन से वो भी इसी किस्म की आ रही हैं कि हो सकता है ये सितंबर में हो जाएगा, प्रोवाइडेड वही चीज़ जो अभी आउटस्टैंडिंग है। हम ब्रेक पे जाने से पहले एक और चीज़ नाज़रीन को बता दें, ये भी इंपॉर्टेंट है इसी कॉन्टेक्स्ट में। एक स्टीयरिंग कमेटी कायम की है वजीर खजाना ने, और ये 4 स्टीयरिंग कमेटी है जिसमें होंगे फाइनेंस मिनिस्टर खुद होंगे, पावर मिनिस्टर होंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी और पावर सेक्रेटरी होंगे। और ये जो स्टीयरिंग कमेटी है चीन के साथ जो कर्जा हमने उनका वापस करना है एनर्जी का, उसकी रीस्केड्यूलिंग के हवाले से, एक्सटेंशन के हवाले से जो मामला हैं उसको देखेगी। एक और जो चीज कहा जाता था कभी कि IMF का कर्जा बहुत सस्ता होता है, अब शायद वो कहानी भी माजी बन चुकी है। कभी ये दौर होता था कि 1.5% के ऊपर हम IMF से 1.5% सूद के ऊपर हम कर्ज लेते थे IMF से। अभी जो 2023 का पाकिस्तान ने लोन लिया IMF से, वो 5.1% सूद के ऊपर लिया, और अगला जो लोन साइन हो रहा है वो भी इसी इंटरेस्ट रेट के ऊपर हो रहा है। तो सोचने की बात यह है, आखिर हम मुबारकबाद कौम को किस चीज की देते हैं? अगर कोई कर्ज रीशेड्यूल कर दे उसकी मुबारकबाद, महंगा कर्जा मिल जाए उसकी मुबारकबाद, किस चीज की मुबारकबाद देते हैं? अभी भी लग नहीं रहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपने एक्ट्स टुगेदर जो है वो किए हैं और कोई किसी बेहतर डायरेक्शन की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। वंस अगेन जो हम पिछली दफा भी हमने बात की थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी तब तक कोई अच्छी माशी पॉलिसी पाकिस्तान में नहीं आएगी, और तब तक पाकिस्तान जो इसी तरह दोस्त ममालिक से मिन्नतें करके कर्ज मांगता रहेगा। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे एक और अहम इशू हाईलाइट किया किसने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर पाकिस्तान में एक ही कारोबार हमें लगता है कि चलता है और वो है प्रॉपर्टी का, आपको नज़र आता होगा आए रोज़ अखबारात में, टीवी के ऊपर, आपके मोबाइल के ऊपर जो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ मार्केट करती नज़र आती होगी वो है कि यहाँ पे प्लॉट ले लें, ये नई हाउसिंग सोसाइटी शुरू हो रही है, और इवन कोई नया एयरपोर्ट बने उसके इर्द गिर्द मशरूम ग्रोथ है हाउसिंग सोसाइटीज़ की। मोटरवेज के ऊपर आपको एक लंबी लाइन नज़र आती है हाउसिंग सोसाइटीज़ की। अच्छी बात है, ठीक है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन इशू इसके अंदर ये है कि ऑब्वियसली जो बाकी आपके शोबे हैं इकोनॉमी के, उस पर इतना फोकस नहीं रहता। ये इतना एक नॉन प्रोडक्टिव सा शोबा है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली शहबाज, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो रिपोर्ट है, और ये कोई हैरान कुन भी नहीं है, 2 चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की हैं कि इसमें क्लियरली, क्योंकि बड़ा एक लुक्रेटिव बिजनेस ऑब्वियसली है, दो के पिछले चंद सालों में एक स्लम्प हमें नजर आता है, बट स्टिल इट इज़ कि एक तो इसमें नेक्सस हमें नजर आता है, जो हमारे इक़्तिदार के ईवानों में बैठे लोग हैं, सियासतदान हैं और जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकून हैं, और दूसरा इससे ऑब्वियसली जब इतनी गेटेड कम्युनिटीज़ बनती हैं तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनमें एक एहसास कमतरी भी पैदा होता है, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी पैदा होती है। तो माशरे के अंदर एक जो अदम मसावात या अदम जो उसे कहते हैं इन इक्वालिटी, वो भी बढ़ती है। तो इन 2 चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया, विच इज़ आई थिंक नॉट सरप्राइजिंग। कामरान, ये ADB की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, पाकिस्तान नेशनल अर्बन असेसमेंट रिपोर्ट, जिसमें ओवरऑल जो पाकिस्तान की अर्बन सेक्टर है
जो शहरी इलाके हैं उसकी जो ओवरऑल गवर्नेंस का उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो सिविक फैसिलिटीज़ हैं, उसके हवाले से ये रिपोर्ट है जिसमें बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इन तमाम इश्यूज़ को एक रिपोर्ट के अंदर लाया गया। ऑल दो बहुत सारी चीज़ें जैसे हम कहते हैं हमें हमारे नॉलेज में होती हैं, लेकिन उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है वो मैटर करता है। इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा जी कि सियासतदानों का और जो डेवलपर्स हैं जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं उनका एक गठजोड़ है, और गठजोड़ की वजह से वो जो एक ख़ास गेटेड कम्युनिटीज़ बनती हैं उसकी वजह से माशरे के अंदर जो अमीर और गरीब के दरमियान जो फ़र्क है वो बढ़ रहा है, और दूसरा एक इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। इनसिक्योरिटी के वाला उनका जो एस्पेक्ट है, दिस इज टू मी इट वाज न्यू इन अ सेंस कि उन्होंने कहा जी कि इससे जो आपकी सोशल टेंशन है, अर्बन टेंशन है, वो फ्यूल होती हैं कि खास सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो है वो एक गेटेड कम्युनिटी बन गई है, वहाँ बैठो तक किसी की एक्सेस नहीं है। आपको पता है कि जिस तरह इस्लामाबाद में भी आप देख लें, आपके पास डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज़ है, बहरिया की है, बाकी जो है पाक व्यू, पता नहीं कौन कौन सी बन गई हैं। और बल्कि मुझे एक चीज़ बड़ी सरप्राइज करती है, हमारी जो क्रिकेट टीम है उसकी जो शर्ट है उसके ऊपर जो एडवर्टीजमेंट होती है हाउसिंग सोसाइटी की होती है, किसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की नहीं होती है, अनलाइक इंडिया जहां आप देखते हैं किस किस्म की प्रमोशंस आ रही है। तो दिस टेल्स द स्टोरी कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और कैसा ये बिजनेस है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो ये नेक्सस की बात हो रही है, इसमें जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स होते हैं उसको वायोलेट किया जाता है। हाउसिंग सोसाइटीज बन जाती हैं, उनके पास लाइसेंसेज नहीं होते, अगर होते हैं तो वो डिस्प्यूटेड होते हैं। जो लैंड उन्होंने ऑक्यूपाई की होती है वो पूरी लीगल नहीं होती, उसमें इलीगैलिटी होती है। किसी हाउसिंग सोसाइटी का जो मालिक है वो अगर वो वजीर बन जाए तो सारी इलीगैलिटी खत्म हो जाती है। अब तो सूरत हाल ये बन गई है कि अभी लेटली अगर आप देखें, जो जब इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे आया था उसमें ये कहा गया जब इसको शिफ्ट किया गया था इस्लामाबाद से बाहर फतेह जंग के एरिया में कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन होगी और बड़ा एक सेफ्टी कंसर्न है, जहाज़ों के लिए परिंदे होते हैं, दिस एंड दैट। अब वही चीज़ आप देखें इर्द गिर्द वो जो हमारा नया एयरपोर्ट है उसके इर्द गिर्द भी हाउसिंग सोसाइटी, और जिस तरीके से एक और जो बड़े मेरे लिए हैरान कुन बात थी, बड़ी परेशान कुन भी है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ को आप जो एक्सेस देना शुरू कर दिए मोटरवे तक, और एक्सेस भी बड़े एक भौडे तरीके से दी गई है कि उसको एक्सेस ऐसे दी गई जैसे डायरेक्टली गाड़ी आके ओपन, हम इकट्ठे ही आ रहे थे, बल्कि हमने वो देखा, हमने पॉइंट आउट किया था कि और ऐसा कोई यूनिक मतलब वो अगर आपने एक्सेस देनी है उसको एक सेफ्टी का कंसर्न तो रखिए सामने, एक लूप देके करते उसको थोड़ा सा लंबा चलाते और फिर उसको रोड पे एक्सेस, जिस तरह आप किसी भी इंटरचेंज पे बाहर निकलते हैं। बट एनीवे ये बताता है कि कैसे इस मुल्क में काम हो रहा है। लेकिन इसका एक काउंटर जो आर्गूमेंट मैं आपको ये दूं कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि गठजोड़ बिल्कुल है सियासतदानों का, या जो लोग पावरफुल पोजीशन में बैठे हुए हैं वो फैसिलिटेट करते हैं, वरना मुमकिन नहीं है। आपको पता है एक जमीन एक का टुकड़ा कब्जा छुड़ाना जो है ना इतना आसान नहीं होता। अब दूसरी उसकी साइड ये है कि चलें एक जो शख्स है जिसके पास वो अफोर्ड कर सकता है, लिफ्ट करता है अपने आप को, ये रियासत की जिम्मेदारी है ना, जो आपके अदरवाइज गली मोहल्ले हैं जहां पर जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, म्यूनिसिपल्स हैं, जिनका काम है वहां पर आपको सीवरेज नजर नहीं आएगी, कचरा उठाने वाला आपको नजर नहीं आएगा। तो जब रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, अगर हमारे गली मोहल्ले वहां पर जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो भी हमारा एक निज़ाम मौजूद है, अगर वो अपनी जिम्मेदारियां उस तरीके से निभाएं तो लोग इसलिए गेटेड कम्युनिटी की तरफ जाते हैं कि आपको पता है कि आपको एक पीस ऑफ माइंड होगा, आपके घर के बाहर कचरा नहीं होगा, सीवरेज की जबरदस्त निज़ाम होगा, आपको सिक्योरिटी भी मुहैया होगी। तो ये भी तो एक बहुत बड़ी वजह है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर वो उन आम गली मोहल्लों में जिसको रियासत जो है या जो गवर्नमेंट्स हैं वो टोटली इग्नोर करती हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? देखिए उसमें अगर तो ये एक प्लानिंग के तहत हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं। इसके अंदर जो सारी रिपोर्ट के अंदर जो पॉइंट है वो प्लानिंग का है कि ये लैक ऑफ प्लानिंग से ये चीजें होती हैं और इरेगुलर होती हैं। लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता, फ्रॉड्स होते हैं। किसी ने 1000 एकड़ जमीन ली है हाउसिंग सोसाइटी के लिए, उसने 5000 एकड़ बेच दी, उसने 5000 एकड़ का पैसा लिया, उसके लिए वो सड़कें वगैरह बना के छोड़ दिया, अच्छा सा गेट बना दिया, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता 10-15 साल में डेवलप होती रही, लोगों का पैसा ही उसने कारोबार में लगा। मेरा पॉइंट यह था कि जो सियासतदान जो गठजोड़ करते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यही प्लानिंग अगर अपने हलकों में, अपने गली मोहल्लों में, जो जहां भी ये फैसला करने की सलाहियत रखते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वहां के लोगों के लिए भी करें ना, तो हालात बेहतर हो जाएंगे। बेहतर प्लानिंग करें, वहां हम करते नहीं। देखिए अब खैर ये एक इशू तो है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी के इटसेल्फ अगेंस्ट नहीं है। इट इज द पॉइंट कि ये आप इस चीज को कैसे करें, इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, सिविक सर्विसेज हैं, जो चीजें प्रॉमिस की जाती हैं वो डिलीवर होती हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी फैसिलिटी, जो राइट है वो किसी एक के लिए मखसूस नहीं होना चाहिए, वो यूनिवर्सल होना चाहिए। मोटरवे तक आपने किसी को एक्सेस देना है, आप एक हाउसिंग सोसाइटी को मत दें,
अगर आप किसी एक को देंगे उसका कारोबार बढ़ जाएगा, बाकी जो साथ बैठे उसका रुक जाएगा। आप सबके लिए ओपन करें। और मोटरवेज का आपको दुनिया में कॉन्सेप्ट यही है कि वो शहरी इलाकों से नहीं गुजरती, वो शहरी इलाकों से नहीं। अब आप वो जीटी रोड बना रहे हैं, जीटी रोड बना रहे हैं, तो दिस विल बी अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता था। एक और जो चीज इस रिपोर्ट के अंदर कामरान हाईलाइट हुई है वो है पाकिस्तान की शहरी आबादी। जो हमारा पॉपुलेशन सेंसस है उसमें हमारी 241.5 मिलियन पॉपुलेशन है, जिसमें अर्बन पॉपुलेशन 36.5% या कोई तकरीबन आपकी 93.4 मिलियन है। इस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान अपनी जो शहरी आबादी है उसको अंडर रिपोर्ट कर रहा है, अंडर स्टेट कर रहा है और दही आबादी को ज्यादा दिखा रहा है। अब चूंकि इसमें रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जॉब्स कोटा होता है और सब बहुत सारी चीजें होती हैं, तो रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अनलाइक की जो 36.5% है उनका जो उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम के इंटरव्यू की, उनकी जो बेस कर रहे हैं जिसको वो पाकिस्तानी हुकाम के इंटरव्यूज के ऊपर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि ये जो रफली 37% शहरी आबादी बताई जा रही है सर्वेज में, सेंसस में, नाज़रीन इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये कम से कम 60% से लेके 70% तक जो पाकिस्तान की आबादी अब शहरों में रहती है। बहुत बड़ा दावा है। इट इज ऑलमोस्ट डबल दी रेशो जो कि हमारे सर्वेज में और सेंसस में आ रही है। उनका दावा यह है एडीबी का कि वो जो आबादी जो मुजाफाती इलाकों में है उसको शहरी आबादी में जो है वो अकाउंट नहीं किया जाए, वो भी शहरी आबादी में उसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। जब वो शहरी आबादी का हिस्सा उसको दिखाया जाएगा तो बेहतर प्लानिंग होगी। 2 सिटीज की एग्जांपल दिया, कराची की जो उनका जो पॉपुलेशन जो तकरीबन 15 मिलियन थी, 2017 का जो सेंसस था उस वक्त उनका ये ख्याल है कि जो उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम के इंटरव्यूज किए कि जो 15 मिलियन के अगेंस्ट को 25 मिलियन तक कराची की आबादी थी। ये बात हो रही 2017 की। नए सेंसस में जो भी नंबर है वो सिर्फ 20 मिलियन का है। यही किस्सा जो लाहौर का भी इसी तरीके से है कि 11 मिलियन 2017 में थी ऑफिशियली और 13 मिलियन अब है। और 2017 में जो पॉपुलेशन अनऑफिशियली या जो इनके लोगों के इंटरव्यूज किए थे पाकिस्तानी हुकाम के, 15 मिलियन तक थी। जब पॉपुलेशन अर्बन जो है वो अंडर स्टेट होगी तो वसाइल जो है फिर आप उसकी सही तरीके से ना तो उसकी असेसमेंट कर सकते हैं ना लोगों की जरूरियात पूरी कर सकते हैं। बहरहाल हुकूमत को इस रिपोर्ट को संजीदगी से लेना चाहिए और उसमें जो रिकमेंडेशन देगी वो अच्छी देंगे और इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बताएंगे कैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हमेशा एलीट कैप्चर के खिलाफ बात करते हैं, कैसे इसी एलीट को जो कैप्चर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में ये तो हम जानते हैं कि हालिया महीनों के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसमें बेपनाह इजाफा हुआ और कुछ माह पहले ही ये जिक्र किया गया था कि एक नया ऑपरेशन जिसे ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का नाम दिया गया था शुरू करने जा रही है गवर्नमेंट। बाद में उसमें वजाहत की गई कि ये कोई नया मिलिट्री ऑपरेशन, काइनेटिक ऑपरेशन नहीं है, बल्कि जो ऑन गोइंग ऑपरेशन है उसको ही री इन्विगरेट करना है। अब उसमें ये डेवलपमेंट हुई है शहबाज के जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने 60 अरब रुपए एडिशनल जो हैं वो मंजूर किए हैं, जो मिलिट्री ने कहा है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए, और इमीडिएटली 20 अरब रुपए जारी करने का फैसला किया है। ऑब्वियसली हम इन अ स्टेट ऑफ वॉर हैं, ऑब्वियसली जो रिसेंटली अटैक्स हुए हैं, बट मेरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं ये ट्रेंड तो हमें नज़र आ रहा है। ये नहीं है कि 2-3 महीने में हुआ है, पिछले 1-2 सालों में अगर आप देखें तो काफ़ी उसके अंदर हमें स्पाइक नज़र आता है। जून में हमने बजट अप्रूव किया है, तो क्या उस वक्त गवर्नमेंट ने या जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं एंटिसिपेट नहीं किया था कि हमें ये एडिशनल फंडिंग चाहिए होगी? और अब जब ऑब्वियसली 1 महीना गुजरा है जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है और ये 60 अरब रुपए नहीं, कामरान उस वक्त हो नहीं सकता था ना कि ये जो फैसला हुआ था ऑपरेशन लॉन्च करने का ये 22 जून 2024 को हुआ था और जो बजट पेश हो गया था गालिबन 12 जून को हो गया था। 22 जून को उस वक्त बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे एक एपिक्स कमेटी का फैसला, तो उसके बाद उसकी जो जरूरियात थी वो मिलिट्री ने, GHQ ने उसको वर्कआउट करना, तो इस वजह से बजट का ये हिस्सा नहीं बन सका। और दूसरी जो वजह बताई गई, बेसिकली फैसला इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने कल किया है। 60 अरब रुपए की डिमांड है मिलिट्री की तरफ से, उसने कहा 20 अरब रुपया फौरी दे दें जो वो होगा कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, और बाकी 40 अरब उनको चाहिए होगा, उसमें कुछ उन्होंने हार्डवेयर जो है वो बाहर से खरीदने, उसके लिए वो अभी नहीं चाहिए, तो उसका इन प्रिंसिपल अप्रूवल कह सकते हैं वो जब डेफिनेटली जब उनकी जरूरियात होंगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बात करके उनको पैसे दिए जाएंगे। जो वजह दी गई है कल जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी को बताई गई कि अब जो दहशत गर्दों से जंग इस वक्त हो रही है वो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज में हो रही है, तो उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन फोर्सेज ने अपने जो हथियार और जो काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वो पीछे छोड़ के गए हैं उसको एक उसकी वजह से एक कंपेटिटिव एक एज आ गया है इन दहशत गर्दों को।
तो उस एज का इनके पास शायद फौरी तौर पर वो टेक्नोलॉजी उनको काउंटर करने के लिए नहीं है। तो यही वजह कि ये वाला जो पैसा मांगा गया है ये टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के लिए और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, और कहीं ना कहीं ये लेजिटिमेट कंसर्न भी है, क्योंकि आपको पता है कि अभी 14 अगस्त को 3 साल जब मुकम्मल हुए अफगान तालिबान को दोबारा इक़्तिदार में आए, और ये पूरे अमेरिकन मीडिया के अंदर भी आमतौर पर अब अफगानिस्तान इतना डिस्कस नहीं होता, वहां पर बड़ा हेडलाइंस में रहा, क्योंकि जो एक मिलिट्री परेड की अफगान तालिबान ने, जो सारा वो इक्विपमेंट था, जो डिस्प्ले उन्होंने किया, वो अमेरिकन था, लेटेस्ट वहां पर जो भी वहां पर टेक्नोलॉजी थी। तो आई एम श्योर कि वो जो असला है अगर अफगान तालिबान के हाथों लगा है तो वो जो टीटीपी है, बाकी दहशतगर्द जो उनके पास भी लगा होगा, तो उनको अगर कुछ टेक्नोलॉजिकल वहां पे एडवांसमेंट मिली है तो उसके लिए इनको पैसा चाहिए। एक और जो इशू कल सदर राब्ता कमेटी के ही सामने हुआ, देखिए वज़ीर शहबाज शरीफ साहब का जो रिजॉल्व है कि वो एलीट कैप्चर को तोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान में, वो लगता है अब रिजॉल्व ही रह जाएगा उनकी इस हुकूमत के। ये हर साल की कहानी है, और कोई भी इक़्तिदार में हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, तो एक समरी हर साल ईसीसी में आती है कि पाकिस्तान में जो शुगर की पैदावार है, चीनी की पैदावार है, बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त दीजिए। अब ये जो मिलर्स हैं ये इजाज़त क्यों मांगते हैं? ये इसलिए मांगते हैं कि चूँकि अगर चीनी मार्केट में अवेलेबल है और वाफर मकदार में अवेलेबल है तो इन्होंने फिर भी एक्सपोर्ट करनी है। अगर कीमत इंटरनेशनल मार्केट में कम भी है, अगर कम है तो सब्सिडी मांगेंगे। अब चूंकि कुछ अरसे से इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ज्यादा और पाकिस्तान में कम है, तो उनके पास वो एज है, सब्सिडी नहीं मांग रहे, फिर भी ये एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ अर्सा पहले हुकूमत ने 1.5 लाख टन की एक्सपोर्ट की इजाजत दी थी, विद द कंडीशन कि लोकल मार्केट में जो कीमतें ऊपर नहीं जाएंगे, और लोकल मार्केट का जो बेंचमार्क था वो 140 रुपए फी किलोग्राम था। पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के जो दादुशुमार हर हफ्ते आते हैं, देख लीजिए 148-150 रुपए फी किलो पे चीनी बिक्री एवरेज रेट है, जो हाई रेट है इससे ज्यादा भी हो सकता है। बहरहाल नाज़रीन, अब हुआ यह है कि कल फिर एक समरी गई ईसीसी में, और ईसीसी ने मंजूरी दे दिया 1 लाख मैट्रिक टन मजीद चीनी बरामद करने की। अब हमें तो बरामद पे इतराज नहीं है, मेरे इस पे 2 सवाल हैं। और उससे पहले जो असल चीज है, और जब ये बरामद करने की इजाजत दी है कल ईसीसी ने, तो उन्होंने कहा ये जो हमने तकल्लुफ रखा हुआ है कि चीनी की कीमत 140 रुपए पर ही रहनी चाहिए, बावजूद एक्सपोर्ट के, तकल्लुफ भी हम खत्म कर देते हैं। और कल ईसीसी ने यह फैसला किया है कि एक्सपोर्ट का लोकल मार्केट की जो कीमत है उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि जो मिलर्स हैं उनका लोकल मार्केट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगर वाकई लोकल मार्केट के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो इसी ईसीसी ने यह फैसला क्यों किया था, प्राइस को क्यों लिंक किया था, क्यों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह कंडीशन लगाई थी कि अगर लोकल मार्केट में कीमत गई तो एक्सपोर्ट की जो इजाजत है वो कैंसिल कर दी जाएगी, और जितनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट हुई है उतनी ही होगी, इसके अलावा मजीद की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो 60 उसमें 1.5 लाख टन जो एक्सपोर्ट की पहले इजाजत दी गई थी उसमें अभी भी 55,000 मैट्रिक टन एक्सपोर्ट नहीं हुई, और मजीद इन्होंने 1 लाख टन की इजाजत दे दी है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हुकूमत क्यों और कब तक जो है शुगर मिलर्स के आगे झुकेगी, कब तक इस तरह के प्रेफरेंशियल जो है बेनिफिट्स दिए जाएंगे। बिल्कुल, अगर सरप्लस चीनी है तो आप एक्सपोर्ट की इजाजत दें, तो फिर इससे बेहतर फैसला क्यों ना करें। और वो फैसला ये है कि ना हुकूमत का एक्सपोर्ट के ऊपर कंट्रोल हो और ना ही इंपोर्ट के ऊपर कंट्रोल, इसको फ्री मार्केट कर दें, ताकि कोई कल हुकूमत को यह ब्लेम ना कर सके कि आप एलीट कैप्चर को सपोर्ट करें। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे अमेरिकन इलेक्शंस की। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। इस साल के आखिर में, टू बी प्रिसाइज 5 नवंबर को अमेरिका में सदारती इंतखाबात हो रहे हैं, और ये सदारती इंतखाबात ना सिर्फ अमरीकी अवाम के लिए बल्कि बाकी दुनिया के लिए भी अहम होते हैं। अमरीका दुनिया की एक सुपर पावर है, और वहाँ पर जो भी हुकूमत में तब्दीली होती है उसके असरात बाकी दुनिया भी महसूस करती है। अब वहाँ पर कम अज़ कम एक चीज़ की क्लैरिटी हो गई है, जो सदारती उम्मीदवार हैं उनकी लाइनअप मुकम्मल हो गई है। रात गए जो डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन हुआ उसमें बाकायदा तौर पर मौजूदा जो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं कामला हैरिस, उनको बाकायदा तौर पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनका नॉमिनी जो है वो कर दिया गया है मुंतखब, और बाकायदा तौर पर उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली है। हालांकि 1-1.5 माह पहले किसी को पता नहीं था कि जो कामला हैरिस हैं वो सदारती उम्मीदवार होंगी डेमोक्रेटिक पार्टी की, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उससे पहले तक जो मौजूदा सदर हैं जो बाइडन वो इंसिस्ट कर रहे थे कि वही री इलेक्शन के लिए जाएंगे, लेकिन फिर उनकी एक डिबेट जो साबिक जो प्रेसिडेंट ट्रंप उनके साथ हुई उसमें जिस बुरी तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, तो उसके बाद फिर दबाव आया उनके ऊपर और उन्होंने फिर ये फैसला किया कि अब वो
दस्तबरदार हो जाएंगे इस रेस से। तो जो इम्पॉर्टेंट है, आगे डिस्कशन करने से पहले 45 मिनट जो स्पीच की कामिला हैरिस ने जब उन्होंने ये नॉमिनेशन एक्सेप्ट की, तो उनकी सियासी तारीख है उसमें सबसे आम स्पीच थी। उसमें उन्होंने क्या कहा, खास करके जो साबिक सदर और अब उनके वो हरीफ हैं ट्रंप, उनके बारे में आइए पहले वो सुनते हैं। जी, ये अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट और जो अब डेमोक्रेट जमात है उनकी सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस खिताब कर रही थी डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से। और शहबाज, मोर इम्पोर्टेंटली हिस्ट्री इज इन द मेकिंग, ये पहली ब्लैक और साउथ एशियन हैं, फीमेल हैं जो बाकायदा तौर पर किसी बड़ी अमरीकी जमात की सदारती उम्मीदवार के लिए वो मुंतखब हुई हैं, उनको नामजद किया गया है। सो दैट इज ऑल्सो हिस्ट्री इन दैट सेंस। इनका बैकग्राउंड क्या है, किस कंट्री से, साउथ एशिया की? ये इनके जो फादर हैं वो जमैका से थे और इनकी जो मदर हैं शी इज़ फ्रॉम इंडिया, तमिलनाडु से। और दोनों बड़े पढ़े लिखे फैमिली से थे। जो इनके फादर हैं वो अभी आई थिंक हयात हैं, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक के प्रोफेसर रहे हैं। और उनकी जो मदर हैं आई थिंक शी हैज़ पास्ड अवे इन 2009 आई बिलीव, और वो बायोमेडिकल साइंटिस्ट थी। तो शी कम्स फ्रॉम अ वेरी, आप कहते हैं ना कि एक एजुकेटेड फैमिली। इन अ वे इट्स एंटी ट्रंप जो एजेंडा है, जहां पे वो इमिग्रेंट्स के वो बहुत अगेंस्ट हैं, और डेमोक्रेट्स पार्टी की कैंडिडेट जो हैं उनके जो पेरेंट्स थे वो इमिग्रेंट्स थे, दोनों इमिग्रेंट्स थे। नंबर, दूसरा इनके बारे में जो कहा जाता है, जो इनकी तरफ से एक रिएक्शन भी आया है ट्रंप की कैंपेन की तरफ से, कि ये सोशलिस्ट हैं। ये तो सोशलिस्ट की उन्होंने कहा कि अमेरिका में कोई जगह नहीं। अब अगर अब देखा जाए, अब दुनिया में अगेन जो कैपिटलिज्म वाला निज़ाम था उसके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है। गवर्नमेंट के जो कंट्रोल्स हैं ओवर द इकोनॉमी, और बहुत अदर देन पाकिस्तान जहाँ पे हर चीज़ प्राइवेटाइज हो रही है दुनिया में, तो अब सिस्टम जो है वो अगेन समझ नहीं आ रही कि अब कैपिटलिस्ट सिस्टम की वर्ल्ड है या सोशलिस्ट सिस्टम की वर्ल्ड है, ये कोई मिक्स है। इस हवाले से भी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि एक सोशलिज्म के ऊपर जो है वो वहाँ पे एक इलेक्शन लड़ा जाएगा। मोर इम्पोर्टेंटली इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा है, कि ये जो इंतखाबात हैं ना सिर्फ ये अमेरिका की जो रूह है, जो सोल है, ये उसकी सर्वाइवल की भी लड़ाई है। क्योंकि आम तौर पर हमारे जैसे जो ममालिक है जहाँ पर जमहूरियत हमेशा कमज़ोर रहती है, वहाँ पर दूसरे जो क्लाइमेट हो, इमिग्रेशन वाले मामले हों, इकॉनमी हो, अबॉर्शन के हवाले से जो इश्यूज़ तो वहाँ पर हैं, लेकिन वहाँ पर ये समझा जाता है कि ये इलेक्शन जो है अमेरिका की जमहूरियत के लिए भी टेस्ट है। क्योंकि जो डेमोक्रेट्स हैं वो ये समझते हैं कि जो ट्रंप जैसी शख्सियत है वो अमेरिका में जमहूरियत के लिए भी अच्छा नहीं है। जैसे उन्होंने अपनी स्पीच में जिक्र किया कि अगर वो कल मुंतखब होकर के आते हैं तो वो क्या क्या काम करेंगे, जिन्होंने जो 2020 में इंतखाबात हुए थे और इंतखाबात के नताइज मानने से ट्रंप ने इनकार कर दिया था और उनके सपोर्टर्स ने अमरीकी कांग्रेस में हल्ला बोल दिया था, उनको लोगों को सजाएं भी हुई। और ये ट्रंप ने बरमला ऐलान किया कि अगर वो मुंतखब होकर के आएंगे तो उन लोगों को वो एक्विट कर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि वो जर्नलिस्टों को जेल में भेजेंगे, अपने सियासी जो हरीफ हैं उनको जेलों में भेजेंगे। कुछ बातें सिमिलर कोई लगती नहीं है पाकिस्तान से? कुछ नहीं, बिल्कुल आम तौर पर कहा यह जाता है कि ट्रंप और इमरान खान के साथ वो कंपैरिजन भी किया जाता है। बट इनके मेजर जो है आपके ख्याल में भी, जो वहाँ पे आप इनको इलेक्शंस को फॉलो भी कर रहे हैं, इनकी जो डिबेट्स हो रही हैं, इनकी मेजर इश्यूज क्या हैं इलेक्शंस के? देखिए, मेजर इश्यूज अगेन इमिग्रेशन जो है वो मेजर इनका इशू है। अबॉर्शन वहाँ पे सीरियस इशू है, उसके ऊपर क्लाइमेट के ऊपर जितना जो डेमोक्रेट्स हैं ये समझते हैं कि हमें एफर्ट करनी चाहिए। जो ट्रंप है उनका ऑल टुगेदर एक डिफरेंट व्यू है। फिर इकोनॉमी और ख़ास करके इमिग्रेशन की अगर आप बात करें तो वो कोशिश करते हैं कि जी इसी वजह से वो जो एंटी जो इमिग्रेशन की जो पॉलिसी है उस पर कहते हैं कि पहले हम जो अमरीकी लोग हैं उनको सर्व करना चाहिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इस एतबार से, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिस तरह हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर भी आम तौर पर हम एग्जांपल्स देते हैं कि बड़ी महज़ब दुनिया है, कि वहाँ पर अगर आपके इख्तलाफात भी होते हैं तो बड़े आप सिविलाइज्ड मैनर में करते हैं। लेकिन अब अमेरिका के अंदर भी इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन बढ़ गई है कि वो तहजीब और वो जो सारे मामलात हैं वो बड़े पीछे रह गए हैं। और इसी वजह से तो जो कामिला हैरिस ने बड़े ताबड़तोड़ हमले किए हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंटली जो ट्रंप कैंप है वो भी इसी तरीके से इनको टारगेट कर रहा है। इनफैक्ट जो साबिक सदर हैं ट्रंप, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जी इनकी तो उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शक्ल के ऊपर कमेंट किया कि मैं तो उनसे ज़्यादा गुड लुकिंग, खूबसूरत हूँ। तो यहाँ तक मामलात जो हैं वो अब चले गए हैं। एंड इंपॉर्टेंटली फॉर पाकिस्तान, ऑफ कोर्स आपको पता है कि इस मौके के ऊपर एक अहम तब्दीली भी हुई है कि जो हमारे वाशिंगटन के अंदर
अब नए जो एम्बेसडर हैं उन्होंने चार्ज संभाल लिया है। रिजवान अहमद शेख साहब, ये पहले SIFC के साथ थे, कैरियर डिप्लोमेट हैं, ये वहाँ पर अब गए हैं। कल उन्होंने बाकायदा तौर पर चार्ज संभाला है और एक ऐसे मौके के ऊपर संभाला है कि जब अमेरिका के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं तो आई एम श्योर के जो वाशिंगटन के अंदर ये जो डिप्लोमेटिक असाइनमेंट होती है, हर जो दफ्तर खारजा में या फॉरेन सर्विस के जो अफसर हैं उनकी ख्वाहिश तो होती है, लेकिन इसमें चैलेंज भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका है, दुनिया भर की पॉलिसीज़ वो वहाँ पे बनाते हैं। तो देखते हैं कि जो नए हमारे एम्बेसडर वहाँ पर गए हैं किस तरीके से ये जो चैलेंजेस हैं वो बायलैटरल सतह पर हों या मल्टीलैटरल सतह पर हों, उसमें जो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव है उसको कैसे एडवांस कर पाते हैं। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।